সেখানে ভালো না হয়ে আর কি থাকা যায়। তো যাই হোক, एक्चुअली आज आज से कुछ हफ्तों तक टाइम थोड़ा चेंजिंग है। 9 बजे से ये मिराकल नाइट चलेगा। कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गया कि 9 बजे से करना पड़ रहा है। तो इसी कारण से बहुत सारे जन अभी तक लॉगिंग नहीं किए हैं। तो सबसे पहले मैं सबको बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई नियर डियर परिचित अभी तक लॉगिंग नहीं किए हैं, जल्द से जल्द फोन कीजिए, क्योंकि आज का जो एपिसोड होने वाले हैं, आज के जो এপিসোডটা হতে যাচ্ছে অসাধারণ একটা এপিসোড হতে যাচ্ছে। কারণ যে দুটো টপিক নিয়ে আলোচনা হবে অলরেडी আপনারা মেসেज পেয়ে গেছেন, आप लोगों को मिल गया है मैसेज। फिर भी मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि पहला जो टॉपिक है वो हम लोगों को जो जर्नी चल रहा है, जी दोस्तों सही सोच रहे हैं, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का नॉलेज सेशन आज जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके होगा। एंड सेकेंड जो किताब लेके डिस्कशन किया जाएगा, सेकेंड যে বইটা সেটা হচ্ছে চিন্তা ছাড়ুন সুখে থাকুন, स्टॉप ओरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। एंड आज का डेट ग्रेटिट्यूड का दिन है, तो उसके लिए मैं सही पर्सन सत्यन जी को अंतिम में बुला लेंगे। लेकिन हर दिन जैसा आज भी कुछ पॉजिटिव बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ काम कर रहे हैं तो उसको आधा घंटा के लिए पोस्टपोन कर दीजिए और इस मिरेकल नाइट को दीजिए, कि आपको बेनिफिट मिले और हम लोगों का लाइफ जो है वो धीरे से धीरे सुधर जाए और सक्सेस का जो मंजिल है हम लोगों को सबको मिले। तो चलिए, और समय को नष्ट ना करते हुए मैं आज का पहला जो पॉजिटिव वीडियो है उसको प्ले करने के लिए बोल रहा हूँ। और ये वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो वीडियो में प्ले किया जाएगा, जो वर्ड्स लिखा हुआ है, वो एक एक वर्ड्स एक मोती का जैसा है। तो थोड़ा गौर से वो वीडियो को फॉलो कीजिए। एवी प्लीज। वीडियो नहीं चल रहा है। शुभम जी, वीडियो नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम कुछ टेक्निकल कारण से वीडियो नहीं हो रहा है। कुछ देर वेट कर ले हम लोग। एमन वीडियो दरकार नहीं, एमनी कंटिन्यू करो। ओके ओके, तो ठीक है, मैं पहले स्पीकर को बुला लेते हैं। हेल्प मी वेलकम ऑन जूम यूनिटी स्टेज मिस्टर सुशांत माजी।
ओके शुभम, स्टॉप शेयरिंग। शुभम, आप अगर सुन पा रहे हैं तो स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। हेलो शुभम, शायद शुभम सुन नहीं पा रहे। ओके ओके, थैंक यू शुभम। ओके ओके, गुड इवनिंग। एक मिनट, वन सेकेंड। गुड इवनिंग। अभी जो चर्चा करेंगे वो तो चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये तो टेक्निकल इश्यूज है, ये होते रहता है कभी कभी, ज्यादातर नहीं होता है, तो इसको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। इसके लिए सॉरी आप सबके पास, ये मांग लेता हूँ। गलती हो गया है, तो कोई भी कारण से हो गया है तो माफ कर दीजिएगा। और ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आप अगर मतलब पिछले जितने भी एपिसोड हुआ है, जितने भी टॉक हुआ है, उसको आप मतलब डिसिप्लिन वाइज आप मान रहे हैं, तो आपका रिजल्ट होगा ही। क्योंकि मैं किस लिए बता पा रहा हूं, मैं 100% मतलब 100% इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। 100%, मैं 90% या 80% तक मैं फॉलो कर पा रहा हूँ, 75% तक मैं फॉलो कर पा रहा हूँ। और उससे बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं एक एक एक्सपीरियंस 2 मिनट के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक पैंट था, मेरा वजन उतना ज्यादा नहीं है, सही है, मेरा हाइट के हिसाब से मेरा वजन ठीक ठाक ही है, लेकिन पेट थोड़ा सा मेरा निकला हुआ था, जो सबको नजर में आता था, मेरा दोस्त लोगों को नजर में आता था। लेकिन मेरा पेट घट रहा है ये हमको पता चल रहा, लेकिन कल एक पैंट निकाला था, जो एक प्रेजेंटेशन था उसको दिखाने के लिए। वो पैंट में जब पहने गया, तो उससे पहले हमको पैंट पहनने के लिए ऐसा करके लगाना पड़ता था, और कल ऐसे ही लग गया, ऐसे ही लग गया, और मेरा हाथ घुस गया अंदर। मतलब पेट पैंट का वो जो ये है उसका अंदर से मतलब मेरा हाथ घुस गया। और मेरा जो उस पैंट के लिए जो मेरा बेल्ट था, उसके लिए इससे पहले ऐसे करके लगाना पड़ता था, और उसमें ऐसा करके 2 छेद, मतलब यहाँ एक छेद फिर एक छेद, हम लग रहा था और एक छेद करना पड़ेगा, लेकिन अब लग रहा है क्या कि उल्टा तरफ एक छेद करना पड़ेगा, ऐसा हुआ है। और कल एक मेरा दोस्त बोल रहा था कि नहीं, तेरा तेरा जो पेट था वो नजर में आता था, और तेरा जो पेट अभी घट गया वो भी नजर में आ रहा है। तो मैं उतना 100% फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मेरा मतलब रिजल्ट आ रहा है। और मेरा शरीर का कुछ इश्यूज है वो भी रिवर्स हो रहा है, जो जो रिवर्स नहीं होता था। कुछ इश्यूज है जो मतलब है, वो भी मतलब वो मैंने पहले जानते थे कि ये रिवर्स नहीं होता है, लेकिन वो भी रिवर्स हो रहा है। मैं हमको लगा कि ये शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर किया। और देखिए, नेक्स्ट जो आज का सब्जेक्ट है उसमें आ जाते हैं। वो है कुछ विषय यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है जो हम सबको थोड़ा बहुत जानकारी है। मतलब मैं मान लीजिए वाटर वाटर लेना हम लोगों को जरूर है, ये इसका बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। लेकिन कुछ विषय यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है जिसका बारे में मतलब 90% पीपल के पास उतना जानकारी नहीं है। अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत जानकारी है। वैसा ही एक विषय को लेके आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेट लॉस के लिए, और मतलब ठीक ठाक वेट को मेंटेन करने के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज का जो विषय। तो अलाउ मी टू शेयर माय स्लाइड। ओके ओके, तो आज का जो विषय है मॉडलिंग फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसी किसी को पता है, शायद सबको उतना इसका बारे में पता नहीं है। मेटाबॉलिज्म है क्या? हम लोग जो खाना लेते हैं, डेली जो खाना लेते हैं, वो हम लोगों को जीआई ट्रैक में जाता है, और मुंह से डाइजेस्ट शुरू हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, उसके बाद उसको मतलब उस खाने से ऊर्जा निकलता है, उस खाने से एनर्जी आता है, जिससे हम लोग काम करते हैं, जिस एनर्जी से हम लोग काम करते हैं।
जिस प्रोसेस से ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलता है। इसका अगर डेफिनेशन लीजिएगा तो ऐसा ही कुछ होगा। जो खाना हम लोग लेते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो जब हम लोग खाना लेते हैं और जो हम लोग वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है और फिर हम लोग उसको काम पे लगाते हैं, इसमें हम लोगों को गड़बड़ी हो जाता है और इसीलिए हम लोग को वजन बढ़ता है और घटता भी है। तो इसको बारे में डिटेल्स में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। ये स्लाइड को बहुत अच्छे तरीके से मतलब देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर अभी समझ ना पाए तो बाद में भी वीडियो देख लीजिएगा। ये 3 स्टेप है, देखिए। पहले हम लोग खाना कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या है वो बॉडी में, वो थोड़ा सा जानते हैं। जब भी हम लोग कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम लोगों को जो जीआई ट्रैक में जाता है, मुंह से वो डाइजेशन शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे वो टूट के क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं वो ब्रेक होके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज में वो डिवाइड हो जाता है, मतलब तोड़ के वो आ जाता है। और ये जो फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज है वो भी अंत में मतलब ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज बर्न होके एनर्जी मिलता है। तो इस ये आके कहाँ जाता है, हम लोग लीवर में जाता है। लीवर में जाके वो क्या करता है, वहां पे ये स्टोर भी होता है, ये ब्लड में भी भेजता है। तो तोड़ के या लीवर में आया, लीवर फिर भेजता है ब्लड स्ट्रीम में, कि वहां जाके जाएगा सेल में, क्योंकि इसी से एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ब्लड उसको कैरी करके लेके जाएगा और सेल में जाके वो ग्लूकोज बर्न होके एनर्जी में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हम लोगों का एनर्जी का यूनिट है हम लोगों का शरीर में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें रूपांतरित होता है, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और फिर इसी एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। जो अभी जो बात कर रहे हैं, इसी एनर्जी से हम बात करते हैं। अगर मेरा एटीपी कम होगा तो मैं मतलब धीमे से बात करूंगा, मेरा एनर्जी लो होगा। मेरा एटीपी अगर ठीक ठाक होगा, मैं ठीक तरह से बात कर पा रहा हूं। तो ये हो गया प्रोसेस। अब गड़बड़ कहाँ होता है, ऐसे तो माप के हम लोग अभी मतलब मेरा जितना एटीपी जरूरत उस हिसाब से हम तो कार्बोहाइड्रेट लेते नहीं है। तो होता क्या है, हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट शरीर में लेते हैं तो कुछ कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा हो जाता है, जो एनर्जी मतलब उस समय जब हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और वो किस तरह से डिवाइड, अगर कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, सिंपल ले रहे हैं, उस हिसाब से क्या होता है, तो फिर वो ब्लास्टिंग में भेजता है कार्बोहाइड्रेट भेजने के बाद वो एनर्जी में होता है। और जो ज्यादा हो जाता है, मतलब उस समय उतना एनर्जी का जरूरत नहीं है, लेकिन या तो मेरा लाइफस्टाइल उतना नहीं है कि उस मतलब कार्बोहाइड्रेट को बर्न करके, मतलब ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी का जरूरत पड़े। मैं बैठे बैठे काम करता हूँ पूरा दिन, तो कार्बोहाइड्रेट तो ले रहे हैं, तो एनर्जी थोड़ा बहुत ला रहा है, वो तो बर्न हो रहा है। लेकिन जो बढ़ जा रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज बढ़ जा रहा है, वो क्या होगा, वो बचपन में एक बार पढ़े थे, उस समय उतना मतलब ये नहीं आया था, अभी समझ में आया क्या है। वो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है हम लोगों को लीवर में। पहले तो इसका इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। पहले ही ग्लाइकोजन में मतलब स्टोर होता है, फिर अगर मतलब फिर एक्टिविटी बढ़ा तो इसी ग्लाइकोजन से क्या होता है, फिर इसको एक प्रोसेस से ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब उस ग्लाइकोजन को तोड़ के फिर ग्लूकोज हो जाता है और फिर उस ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के इस प्रोसेस से, ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस से, लाइसिस मतलब तोड़ना, इस प्रोसेस से फिर ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वो सेल में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करता है अगर जरूरत पड़ता है तो। ये हो गया एक स्टेप। अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो गया, ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया, तो वो तो ग्लाइकोजन में स्टोर करता है, उसके बाद जो करता है वो उसका भी तो एक लिमिट है। तो उसके बाद जो करता है वो ट्राइग्लिसराइड इस फॉर्म में स्टोर करता है। और ट्राइग्लिसराइड जो स्टोर होता है ना, हम लोगों को जहां स्टोर होने से बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा वहां स्टोर नहीं होता है। जहां हम लोग चाहते हैं वहां स्टोर नहीं होता, जहां हम लोग नहीं चाहते हैं वहां स्टोर होता है, इसलिए वजन बढ़ता है। ये हो गया प्रोसेस। तो फिर अगर ज्यादा कभी जरूरत पड़ता है, अगर मतलब एक ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का सप्लाई हो जाता है, ज्यादातर समय सप्लाई हो जाता है, कभी अगर ज्यादा जरूरत पड़ता है, उससे ज्यादा अगर जरूरत पड़ता है, तो वो ट्राइग्लिसराइड से तोड़ के उसका साथ एमाइनो एसिड और लैक्टेट
ऐड होके फिर रिवर्स प्रोसेस में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइको नियोजेनोसिस। ग्लाइको नियोजेनोसिस, इस प्रोसेस से ट्राइग्लिसराइड मतलब जनरेट होता है। ट्राइग्लिसराइड फिर से मतलब लीवर फिर से ग्लूकोज जनरेट करता है, उसमें ग्लाइकोजन रहता है, वो तोड़ के फिर ग्लूकोज बनता है। यहाँ पे तो ये हो गया ट्राइग्लिसराइड, वो तो ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज का फॉर्म नहीं है, वो ट्राइग्लिसराइड फैट हो गया। तो फैट से वो ग्लूकोज बना के भेजता है ब्लड स्ट्रीम में, फिर हम लोगों को एनर्जी मिलता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये रिवर्स प्रोसेस मतलब ट्राइग्लिसराइड से ग्लूकोज बनना, ये ज्यादातर लगता नहीं है। मतलब किसी का जम गया बहुत दिनों तक, फिर वो कसरत करने लगा, फिर यहां से गल के मतलब ग्लूकोज बनता है, फिर एनर्जी मिलता है। तो समझ में आ गया ना कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने से प्रॉब्लम क्या, कहाँ का कैसे हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने से कैसे मोटापा आ जाता है, ये समझ में आप लोगों को आ गया, इस प्रोसेस में आ गया है। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी हम लोगों का पता चल गया कि मतलब कार्बोहाइड्रेट किसे हम लोगों का वजन बढ़ा रहा है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसका साइंस क्या है। इसका दो तरह से वो मतलब होता है, दो तरह से कार्बोहाइड्रेट वो फैट में कन्वर्ट होता है। एक होता है हमको मतलब इस स्लाइड का एक जो बोल रहे थे आपको बता दे रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है। आप जितना इनकम कर रहे हैं उतना खर्चा कर रहे हैं, तो आपका सेविंग्स अकाउंट में उतना नहीं जमेगा। अगर अब खर्चा थोड़ा कम हो रहा है तो आपका सेविंग्स अकाउंट में कुछ जमेगा। ये हो गया ग्लाइकोजन। अगर आपका अकाउंट में कुछ जम रहा है, एक्सपेंस थोड़ा कम हो रहा है, मतलब थोड़ा कम हो रहा है तो कुछ जम रहा है, तो ये हो गया ग्लाइकोजन। और सेविंग्स अकाउंट का एक सेटिंग रहता है, वो है स्विफ्ट अकाउंट। उसका भी एक अकाउंट बनता है, उसमें ऑटोमेटिक होता है, बैंक उसको ऑटोमेटिक कर दिया है कि आपका सेविंग्स अगर थोड़ा मतलब आपका सेविंग्स होना चाहिए, उसका भी मोड ठीक किया जाता है। मतलब 10,000 से ज्यादा अगर होगा तो स्विफ्ट मोड में चला जाएगा, जिसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो 10 से अगर ज्यादा हो गया तो वो 2,000 आपका स्विफ्ट अकाउंट में चला जाएगा, उसका परसेंटेज ज्यादा है। यहां भी ऐसा ही है, ग्लाइकोजन सेविंग्स अकाउंट में हो गया, सेविंग्स में अगर ज्यादा जम गया लीवर में तो फिर ट्राइग्लिसराइड। इस तरह से यहाँ पे काम करता है। वहां तो अच्छा लगता है स्विफ्ट अकाउंट में जाने से, यहाँ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ होने से गड़बड़ होगा। तो इसलिए स्विफ्ट अकाउंट में नहीं भेजना है। अगर कुछ जम रहा तो वो सेविंग्स में जमना चाहिए। इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो आप ले रहे हैं और जो निकल रहे बर्न कर रहे हैं, इसका एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, उसी को इस स्लाइड में थोड़ा सा बताते हैं। ये जो पहला जो रीजन है, कन्वेंशनल मॉडल ऑफ वेट गेन। कन्वेंशनल सिस्टम में वेट गेन ये थोड़ा बहुत किसी को पता होता है, हो सकता है कि आप कार्बोहाइड्रेट जितना ले रहे हैं उतना बर्न नहीं हो रहा, उतना एक्टिविटी नहीं हो रहा। आपका पूरा दिन में जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपका एनर्जी लग रहा है, वो आपका बर्न नहीं हो रहा, तो इसलिए वो उस प्रोसेस से जम रहा, आपका शरीर में ट्राइग्लिसराइड जम रहा। दूसरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन ओबेसिटी मॉडल। ये जो दूसरा प्रोसेस है, ये क्या है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे तो पहला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, मतलब ये जो पहला प्रोसेस है ना, आपका घर में किसी काम के लिए मतलब आप दीवार बना रहे हैं, तो आपका 8 लेबर लगेगा, 8 लेबर लगेगा। लेकिन आप उसमें दिए हैं 12 लेबर या तो 16 लेबर दिए हैं, तो क्या होगा, 6 लेबर ऑलवेज बैठे रहेगा। 6 लेबर क्या होगा, ये बैठे रहेगा, ये स्टोर होगा। इसका जो मतलब आपका मतलब जो भी एक्सपेंसेस है ये यहाँ पे स्टोर होगा। मतलब 6 बंदा बैठा हुआ है, ये स्टोर हो रहा, ये हो गया। मतलब लग रहा आपका 10, लेकिन आप दिए 16, मतलब 6 बंदा बैठा हुआ है, ये स्टोर हो रहा आपका शरीर में फैट। और दूसरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या होता है, वहां पे देखिए क्या होता है, वहां पे आपको लग रहा है कि मतलब वहां पे 2 बंदा काम कर सकता है, लेकिन जो बंदा काम कर रहा है वो बहुत फास्ट काम करता है। जो भी काम है उसका बहुत फास्ट करता है, उसका जो काम है वो बहुत फास्ट करके खत्म हो जाता है। इसका बाद जो काम है वो उसके लिए मतलब बैठा रहना पड़ता है। मतलब उसका मतलब इसमें जो होता है, जैसे मैं यहाँ का बात बोल रहा हूँ, जैसे आप व्हाइट राइस
मतलब रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट है वो ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहा, वो जो कर रहा इंस्टेंट आपको ग्लूकोज दे रहा है, इंस्टेंट बहुत फास्ट ग्लूकोज देता है। जब बहुत फास्ट ग्लूकोज देता है, आपका ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो वो पैनक्रियास में, ब्रेन में एक सिग्नल जाता है। पहले कुछ दिन पहले मैं इस टॉक पे बोला था, ब्रेन पे एक सिग्नल जाता है और ब्रेन बोलता है देखो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज बढ़ गया, आप इंसुलिन निकालो। तो ज्यादा ज्यादा इंसुलिन निकलता है इंस्टेंट, क्योंकि वो इंस्टेंट ग्लूकोज देता है। रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसमें इंस्टेंट ग्लूकोज बढ़ा देता है शरीर में, तो जल्दी जल्दी क्या करता है, इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन क्या करता है, उस समय तो जरूरत नहीं है उतना एनर्जी का, इंस्टेंट उतना एनर्जी लगता नहीं है, तो वो ग्लूकोज को पकड़ के लीवर में जमा देता है। जैसे ग्लूकोज को पकड़ के लीवर में जमा देता है, और वो तो इंस्टेंट एनर्जी दिया था, उसका ग्लूकोज लेवल का वो जो एनर्जी का प्रोड्यूस का हाइक है वो बहुत फास्ट उठता है। और जैसे ही वो पकड़ के लीवर में जमा कर देता है, और ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल घट जाता है। फिर ब्रेन में सिग्नल जाता है, अरे ये तो ग्लूकोज घट गया है, आप हंगर, ये हॉर्मोन्स को सीक्रेट करो, इसको हंगर बनाओ। फिर वो हम लोगों को खुद भूख लगता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, या तो रिफाइंड लेते हैं, नहीं तो कुछ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। फिर वो इंसुलिन क्या करता है, उसमें ब्रेन में सिग्नल, अरे ये तो इंस्टेंट ग्लूकोज बढ़ा दिया ब्लड में, फिर भेजो इंसुलिन। फिर क्या करता है, वो पकड़ के लिवर में जमा देता है। तो रिफाइंड जो मतलब हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, जैसे व्हाइट राइस, मतलब मैदा, इस तरह का जो लेते हैं, वो इंस्टेंट बढ़ा देता है, और इंसुलिन उसमें बढ़ जाता है शरीर में, और इंसुलिन उसको पकड़ के लिवर में जमा देता है। तो ये हो गया, ये एक नया प्रोसेस है। इस प्रोसेस से भी हम लोगों का वेट गेन होता है। उसमें हो सकता है मैं कार्बोहाइड्रेट उतना ज्यादा नहीं ले रहे हैं, उसमें हो सकता है मैं कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, लेकिन वो इंस्टेंट बढ़ा रहा है और इंस्टेंट घटा रहा है, इसलिए वो जम जा रहा है। आपको लग सकता है कि मैं तो उतना खाया ही नहीं कार्बोहाइड्रेट, और बोल रहे मतलब वजन बढ़े जा रहे। वो रीजन है वो, क्योंकि उसका सिग्नल जल्दी बढ़ता है और जल्दी घटता है, इसलिए वो जमा देता है, फिर आप हंगर फील करते हैं। तो इस तरह से भी वो कार्बोहाइड्रेट आपका शरीर में एज ए फैट जमता है, इसलिए वजन बढ़ता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो है तीन मतलब रिसर्च रिपोर्ट है, तीन स्टडी रिपोर्ट है। उसमें क्या किया गया है, देखिए आप, मतलब दो डिवाइड किया गया है। किसी को दे गया है लो, मतलब वेट लॉस, वो हो गया है लो, मतलब ग्लाइसेमिक लोड जो है ना, ग्लाइसेमिक लोड हम लोग समझे हैं इससे पहले, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है। जो बंदा लो ग्लाइसेमिक लोड फूड, मतलब फूड ले रहा है, और लो फैट ले रहा है, मतलब लो फैट किसी को दिया जा रहा है, और किसी को दिया जा रहा है लो ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड। तो देखा गया है जो बंदा लो ग्लाइसेमिक मतलब फूड ले रहा है, उसका वजन ज्यादा घट रहा। जो बंदा लो ग्लाइसेमिक फूड ले रहा है उसका ज्यादा घट रहा, जो लो फैट ले रहा है उससे। और दूसरा एक रिपोर्ट है, उसमें क्या हुआ है, वेट लॉस उसका ज्यादा हो रहा है जिसका मतलब जो हाई जीआई, मतलब ग्लाइसेमिक, इसमें इसका बात थोड़ा सा बता रहे हैं, जो हाई जीआई ले रहा है उसका मतलब तुलना में जो लो जीआई ले रहा है उसका वजन जल्दी घट रहा है। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कार्बोहाइड्रेट का, जिसका लो जीआई है, उसका वजन ज्यादा घट रहा है। और एक रिपोर्ट है जिसमें क्या हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट कम ले रहा है और किसी को फैट कम ले रहा है, जो फैट कम ले रहा है उससे ज्यादा जल्दी वजन घट रहा है जो कार्बोहाइड्रेट कम ले रहा है। बहुत सारे को पता है कि फैट, मतलब फैट से ज्यादा वजन मतलब वेट बढ़ता है। ये इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि किससे वजन ज्यादा बढ़ता है। हर जगह कार्बोहाइड्रेट से वजन वेट बढ़ रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से मतलब वेट बढ़ने का रीजन है। फैट है लेकिन उतना नहीं है, उतना डेंजरस नहीं है कार्बोहाइड्रेट जितना है। और कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं तो लो जीआई वाला ले रहा है कि हाई जीआई वाला ले रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं लो, मतलब लो लोड वाला ले रहे हैं कि हाई लोड वाला ले रहे हैं, मतलब उस कार्बोहाइड्रेट में कितना, मतलब जो सर्विंग साइज ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का मतलब साइज कितना है, इससे डिनोट होता है कि आपका वजन बढ़ेगा या घटेगा। एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट घटाना है, फैट थोड़ा बहुत ले भी सकते हैं,
और दूसरा है जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे उसको लो जीआई एंड लो लोड लेना पड़ेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। वो थोड़ा सा अगर भूल गए हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब आप समझ लीजिए जिस खाने में आपका ग्लूकोज लेवल बहुत रैपिडली ऊपर उठ रहा है, मतलब जिस कार्बोहाइड्रेट से आपका ग्लूकोज लेवल बहुत मतलब फास्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाइट राइस का हाईएस्ट है 100, इनका रेस्पेक्ट में आप जो खाना ले रहे हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसका रेस्पेक्ट आप वो ग्लूकोज लेवल कितना स्पीड में बढ़ रहा है व्हाइट राइस का तुलना में, ये इससे डिनोट होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर ये लो लीजिएगा तो आपका जमने का वो चांस कम होगा। और ग्लाइसेमिक लोड क्या है, किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो सकता है लेकिन उस सर्विंग में, मतलब जैसे एक एग्जांपल हर जगह देता है वाटरमेलन में जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है 70 है, लेकिन उस पूरा तरबूज में क्या होता है, जो वाटरमेलन उसमें कार्बोहाइड्रेट है ही कम क्योंकि उसमें ज्यादातर वाटर है। आप इतना बड़ा भी लीजिएगा तो उसमें जो टोटल कार्बोहाइड्रेट है बहुत कम है, वो 7 या कुछ 9 है, ऐसा ग्लाइसेमिक लोड 7 है उसमें। तो आपको लो जीआई वाला भी लेना है और लो लोड भी लेना है। लोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है लो जीआई से, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट ले ही कम रहे, भले वो बढ़ा रहा लेकिन वो तुरंत घट जाएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट है कम। तो ये हो गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है और लो ग्लाइसेमिक लोड कार्बोहाइड्रेट लेना है। इसका एक लिस्ट पहले भी दिखाएं, उस देख के आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब करना क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो भी बताया जा रहा ना, जो कुछ भी इस हर एपिसोड में बताया जा रहा, आप इसको डिसिप्लिन वे में आप कीजिएगा तो आपका हेल्थ अच्छा होना है। इसमें भी आज भी थोड़ा थोड़ा कुछ गाइडेंस आपको रिपीट लग सकता है, लेकिन बार बार यही समझाया जा रहा, ये कुछ छोटा छोटा काम है आप कीजिए। उसमें क्या है, लिमिट इंटेक्ट और रिफाइंड ग्रेन्स और एडेड शुगर। जो रिफाइंड ग्रेन है मतलब वो मैदा, व्हाइट राइस, ये सब कम लीजिए। जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वो कम लीजिए, मत लीजिए, मैं तो बोलूंगा मत लीजिए। और शुगर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत कोई छोड़ दिया, बहुत अच्छा है, कुछ असुविधा नहीं है रहा, कुछ भी असुविधा नहीं हो रहा। बहुत कोई ये मतलब व्हाइट राइस और मैदा छोड़ दिया है और शुगर भी छोड़ दिया, बहुत अच्छा है, ये छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट जो करना है, जो ईट मोर नॉन स्टार्च फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसमें स्टार्च कम है, वो वाला फूड लीजिए जिसमें स्टार्च ज्यादा है, जैसे आलू। आप देखिए उसका लिस्ट आप गूगल में कीजिए, उसमें लिस्ट मिल जाएगा आपको। मैं देख रहा था, वो उतना बताना भी संभव नहीं है। जिसमें कम है, स्टार्च कम है, वो सब फ्रूट्स लीजिए और वेजिटेबल वो सब लीजिए। वेजिटेबल में भी स्टार्च रहता है, जिस वेजिटेबल में स्टार्च का मतलब अमाउंट कम है वो सब खाना लीजिए, वो सब सब्जी लीजिए, वो सब फ्रूट्स लीजिए, तो आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक घटेगा। और नेक्स्ट जो है, कंज्यूम होल ग्रेन्स और ल्यूटिन। ये मतलब होल ग्रेन मतलब क्या है, मतलब जैसे एक दिन सुमन बता रहा था कि भूसी वाला आटा, जो हम लोग रिफाइंड मतलब फाइन उसमें फाइबर छोड़ के छाट के लेते हैं, ऐसा नहीं, भूसी वाला आटा लीजिए। और जो राइस है, ब्राउन राइस लीजिए, जिसमें उसको धान का कोटिंग चला गया लेकिन उसका ब्राउन कोटिंग रह गया है, जो मतलब नेचुरल मतलब क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स रह गया है, उसमें फाइबर रह गया, ऐसा उस तरह का राइस लीजिए। इस तरह का आप खाना लीजिएगा तो बहुत बहुत अच्छा होगा। मिलेट्स लीजिए, ओट्स लीजिए, ये सब लीजिएगा तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक्ट है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब होगा और बहुत अच्छा होगा। और आप बीन्स, सोयाबीन्स, चिकपीस और पीनट्स, ल्यूटिन्स, ये सब लीजिए, तो आपका जो एनर्जी मिलना चाहिए वो एनर्जी मिलेगा। जो आपका विटामिन मिनरल आपका शरीर में जाना चाहिए वो मिलेगा। जितना आपको कार्बोहाइड्रेट जाना चाहेगा वो मतलब जितना एनर्जी मतलब आपका शरीर में जरूरत है वो मिलेगा। लेकिन वो जो ये है
ग्लूकोज बढ़ाने का स्पीड में वो उतना नहीं होगा जितना वो आप व्हाइट राइस और ग्रेन मतलब रिफाइंड राइस और आटा में लेते हैं तो। और नेक्स्ट जो है फोकस ऑन अदर लाइफस्टाइल। क्या ये सब कुछ आपका हाथ में है। आप देखिए ये लाइफस्टाइल में एक एक सेंटेंस में आपको बता सकते हैं। ये पहला दिन से मिरेकल नाइट पहला दिन से जो बात आपको बताया जा रहा है, ये छोटा छोटा काम आपको बताया जा रहा है और उसको आप करते जाइए, आपका लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगा। ये लाइफस्टाइल बोल रहा है आपको ठीक लाइफस्टाइल फैक्टर आपको ठीक करने के लिए स्लाइड में बोला गया है। आप उतना आपको समझ में नहीं आ रहा क्या ठीक करना है। इस मिरेकल नाइट में जो बताया जा रहा है पहला एपिसोड से, या तो ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला एपिसोड है वहां से बताया जा रहा, आप सुनिए, छोटा छोटा काम बताया जा रहा और उसको डिसिप्लिन वे में करते रहिए। अगले 30 दिन में या 60 दिन में या 45 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो कोई भी यहाँ पे कर रहा उसका हर एक का रिजल्ट मिल रहा, हर एक का रिजल्ट मिल रहा। मैं दावे का साथ बता रहा था, मैं बहुत सारे के साथ बात कर रहा था, सबका रिजल्ट हो रहा है। तो आप भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा तो आपका भी हो जाएगा, मैं दावे का साथ बता सकता हूँ। नेक्स्ट कुछ मिथ्स है, कुछ झूठ है, कुछ फैक्ट्स है, वो सुन लीजिए। मिल्क जो आप बहुत कोई सोचता है कि मिल्क स्किप करेंगे तो मेरा वजन घट जाएगा, ऐसा सत्य नहीं है, ये झूठ है। मिल्क स्किप करने से आपका वजन घटेगा नहीं, या तो बढ़ेगा। आपका ब्रेन में सिग्नल आएगा तो ये भूख मतलब खाना कम ले रहा है, जब आप लीजिएगा तो जमाते रहेगा, उसको स्टोर करते रहेगा। मिल्क स्किप तो होता है, हम लोग का मिल्क स्किप कहीं नहीं होता है। हम लोग 8 बजे लेते हैं, सुबह 8 बजे लेते हैं तो 12 घंटा हो गया तो मिल्क स्किप। अगर रात को 8 बजे लेते हैं, कोई 9 बजे लेते हैं तो सुबह 9 बजे लेते हैं, तो ये 12 घंटा हो गया मिल्क स्किप। इस समय उतना एनर्जी जरूरत नहीं पड़ता है, उस समय उतना विटामिन मिनरल उतना जरूरत नहीं पड़ता है जितना सुबह जरूरत पड़ता है। सुबह हम लोगों को मेटाबॉलिक रेट जो है ना बहुत हाई रहता है, सबसे हाई रहता है सुबह में। तो सुबह आप ज्यादा खाना लीजिए, ग्रेजुअली रात में आप घटा दीजिए खाना, कभी आपको स्किप करना नहीं होगा। अगर आप स्किप कर रहे हैं मील आप अगर स्किप कर रहे हैं तो भले आपका कार्बोहाइड्रेट का जरूरत नहीं पड़ता है, आप उतना एक्टिविटी नहीं करते इसलिए कार्बोहाइड्रेट का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हर समय आपका दिन में विटामिन मिनरल्स का जरूरत पड़ता है। तो वो अगर नहीं मिलेगा, जो मतलब मैक्रो तो कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं जरूरत है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो तो जरूरत पड़ता है आपका शरीर में, और वो अगर शरीर में नहीं जाएगा तो फिजियोलॉजिकल जो वर्क हो रहा है शरीर में वो नहीं होगा, तो आप मतलब आपका जो एनर्जी है वो नीचे आ जाएगा, आप वजन बढ़ते जाएगा, आपका एनर्जी नीचे आते जाएगा। अगर आप मील जो स्किप कर रहे हैं तो उसको साइंटिफिकली करना होगा, या तो नहीं करने का कोई जरूरत नहीं है, आप रात में हो जा रहा है ऐसे कीजिए। और नेक्स्ट जो है कैलोरी, मतलब कैलोरी इसको कैसे बताएंगे, हर मतलब सब जो भी कैलोरी है वो सब एक नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहे हैं, आप पेट्रोल से भी गाड़ी चलाते हैं और अभी आया है ईवी मतलब इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार, ये किस में चल रहा है, बैटरी में चल रहा है। देखिए एक पेट्रोल जला के आप कार चला रहे हैं और आप बैटरी मतलब बैटरी गाड़ी चला रहे हैं, उसमें दोनों एनर्जी है, दोनों सेम स्पीड चल रहा है, दोनों ही एनर्जी देता है, फ्यूल, वो पेट्रोल भी फ्यूल है, ये इलेक्ट्रिक का जो करंट है वो भी फ्यूल है, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों एनर्जी है लेकिन दोनों में अंतर है, एक ग्रीन एनर्जी है एक पॉल्यूटेड एनर्जी है। आप अगर मतलब चॉकलेट केक लेते हैं, इसमें सेम एनर्जी है, और आप सैल्मन या तो स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसमें भी सेम एनर्जी है, आप कैलोरी माप के वो खाना खा रहे हैं, कोई ले रहा है केक और कोई ले रहा है स्टीम्ड वेजिटेबल, दोनों में सेम ऊर्जा आ रहा है लेकिन दोनों का अंतर है, एक ग्रीन है एक पॉल्यूटेड है। ये तो एनर्जी देगा, साथ में शरीर में और कुछ भी देगा आपको, जैसे पेट्रोल देता है, और ग्रीन एनर्जी मतलब ये स्टीम्ड वेजिटेबल क्या देगा, ये तो आपका एनर्जी देगा, साथ में कुछ अच्छा चीज भी देगा, जैसे बैटरी के में पैसा बचता है, इसमें कुछ अच्छा चीज में शरीर में भी देगा, कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे ये सब कुछ दे देगा आपके शरीर में।
तो इस तरह से आप समझिए कौन सा एनर्जी आपको लेना है, ये भी थोड़ा सा ठीक कीजिए। और एक मीथ है कि मेरा जेनेटिकली मैं मोटा हूं, मैं डायबिटिक फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं जेनेटिकली हाई बीपी से मतलब हाइपर है, ये सत्य नहीं है। मैं कभी पढ़ा था वो जेनोटाइप और फिनोटाइप और रिसेसिव और डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो क्रोमोसोम का है वो 5% डिनोट करता है। आपका जेनेटिक एक काम करता है, आपका पिताजी मम्मी से मतलब उसका साथ संबंध है, लेकिन वो 5%। वो क्या है मतलब आपका जेनेटिकली आपका डायबिटिक प्रोन आपका है, लेकिन वो लोडेड है, मतलब गन में गोली लोडेड है। ये डिपेंड करता है आप उसको ट्रिगर दबाइएगा कि नहीं दबाइएगा। आप उसको ट्रिगर नहीं दबाइएगा तो नहीं बढ़ेगा। वो ट्रिगर क्या है? आपका लाइफस्टाइल। आपका मम्मी पापा जैसे आप मतलब उनका डायबिटिक है, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है वैसा ही आप कीजिएगा तो आपका भी डायबिटिक होगा, ये तय है। लेकिन आप उस तरह का लाइफस्टाइल नहीं कीजिएगा, मतलब ट्रिगर नहीं दबाइएगा, तो आपका डायबिटीज नहीं हो सकता, या तो 20 साल 15 साल डिले हो सकता है। तो आप उसको रोक सकते हैं। ये सत्य नहीं है कि मेरा मम्मी पिताजी मोटा है इसलिए मैं मोटा हूं, ऐसा नहीं। आप लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन कीजिएगा तो आपका मोटापा हो सकता है 15 साल 20 साल आएगा, या तो नहीं भी आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, हमको थोड़ा सा समझ में आता है इसलिए मैं मीठा नहीं खाता हूं बहुत दिन से। राइस वगैरह कुछ दिन 1 साल से मैं कम ले रहे हैं, और लूची रोटी भी कम ले रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में जब से घुसे हैं। मेरा मम्मी का ये तर नहीं सर रहा, अरे इतना आरक्ट नहीं बाबा, मीठा कभी नहीं। किसी ने बहुत अच्छा घर में रसगुल्ला लाया है, बहुत अच्छा, मतलब वो बोल रहा है इस दुकान से लाए हैं, तो जैसे मैं घर निकल आता हूं तो मम्मी बोलता है এটা একটা खा कम मिष्टी आज। तो ये क्या हो गया? ये अगर मैं कर दूंगा तो टिगर दाएं मेरा बढ़ जाएगा। तो मम्मी पापा जैसा करेंगे तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मम्मी पापा जो कर रहे हैं गलत कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उनका अगर ऐसा इस प्रोसेस से डायबिटिक बहुत मतलब कम उम्र में हो गया, तो उसको समझ के मैं उसको नहीं करना है। ये थोड़ा सा समझिए। ये जो जितना भी मिथ है इसका आपको मिथ्या बना सकते हैं, इसको फॉलो करके, जो फैक्ट है इसको फॉलो करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, ये इस स्लाइड के बारे में मैं फिर से दोहराऊंगा कि आपको विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मिराकल लाइन में जो भी बताया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, ये छोटा छोटा काम आप हो सकता है सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे, सही शायद तो इसको मानते रहिए। आज से स्टार्ट कीजिए, छोटा छोटा एक एक काम करके, एक एक काम करके मानते रहिए, तो आपका शरीर का भी, आपका फैमिली का भी, आपका समाज का, आपका आसपास का जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये मैं दावे का साथ बता सकता हूँ। आसान नहीं कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। ऐसे मैं आज कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। बैक टू होस्ट। ओके, थैंक यू सुशांत। तो देखिए मैं पहले ही बोले थे कि कितना इंफॉर्मेशन मिलेगा आज का इस एपिसोड से, मिला है ना? तो सुशांत तो जो बोल रहे थे मैं उसी को थोड़ा सा ऐड करके आपको बोलता हूँ कि मान के थोड़ा सा वो 1 मिनट या 1.5 मिनट का एक वीडियो बनाइए, बना के मिराकल नाइट में भेजिए, या आपको जो ये लिंक दिया है उनको भेजिए। हम लोग इस मिराकल प्लेटफॉर्म में आपका वो वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं भी, प्लीज। शुभम वीडियो হবে? ओके, आज के ताले आज वीडियो नहीं होगा। मैं सेकंड स्पीकर को बुला लेते हैं। हेल्प मी वेलकम ऑन जूम यूट्यूब स्टेज मिस्टर अर्णव पाल। গুড ইভিনিং সবাইকে। তো দেখুন, যেভাবে আমাদের এই মানে আমাদের এখানে যেভাবে বলা হলো, মানে এই পার্টটা নিয়ে সত্যিতে খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু। তো যাই হোক, প্রতি মঙ্গলবারের মতো আমি যে বইটা নিয়ে কথা বলি, একটা দারুণ বই, এবং যে বইটার নামই হচ্ছে কিভাবে আপনি দুশ্চিন্তা বন্ধ করবেন এবং বাঁচতে শুরু করবেন, হাউ টু স্টপ ওয়ারিং অ্যান্ড স্টার্ট লিভিং বাই ডেল কার্নেগি। তো দেখুন, আমি আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো, সেই টপিকটার নাম আমি আগের দিনই বলেছিলাম,
8টি শব্দ যা আপনার জীবনকে রূপান্তরিত করবে। এবং আমি তারই একটা স্টোরি লাস্ট দিনে শেয়ার করেছিলাম, এবং সেই স্টোরি থেকে বুঝতে পেরেছিলেন কি কি সুন্দর হবে এই টপিকটা আর কি। তো যাই হোক, আমি এবার টপিকে মানে আমি এই চ্যাপ্টারের মেইন জায়গাতে আসছি। তাই তার আগে একটা বেসিক জিনিস, একজন ভদ্রলোককে মানে এফএম এ প্রশ্ন করেছে। অনেক ক্ষেত্রে হয় না, তো আপনার ধরুন আপনি রেডিওকে ফোন করেছেন বা রেডিও থেকে আপনার কাছে ফোন এসেছে, তো সেখানে তাকে ফোন করে বলা হচ্ছে আপনি আপনার জীবনে যা শিখেছেন তার মধ্যে সব থেকে বড় শিক্ষাটি কি? আপনি আপনার জীবনে যা যা শিখেছেন তার মধ্যে সব থেকে বড় শিক্ষাটি কি? তার অ্যান্সার কি ছিল জানেন? তার অ্যান্সার হচ্ছে আমরা যা ভাবি তার গুরুত্ব। জাস্ট আপনি ভেবে দেখুন, রাস্তায় যেতে যেতে ধরুন মানে একজন ভদ্রলোক ভাবছেন, আচ্ছা এই বিল্ডিং এর নিচে এই ধরনের পিলার করা হয়েছে, আচ্ছা এই বিল্ডিংটা যদি সিঁড়িগুলো এরকম ভাবে করা হতো তাহলে ব্যাপারটা ভালো হতো না? তার মানে কি, তিনি কিন্তু একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ধরুন রাস্তার মধ্যে দেখে পরে ভাবছেন, আচ্ছা এই জায়গাটা এখানে হলো জানিস, আমি এখানে সেকশন 300 315 লাগিয়ে দেবো, জানিস এই জিনিসটা এরকম করার জন্য আমি এখানে এই সেকশন লাগাবো, কি মনে হবে? তিনি কিন্তু একজন লয়ার বা একজন অ্যাডভোকেট, রাইট? অর্থাৎ আপনি যা ভাববেন সেটাই কিন্তু বেসিক্যালি আপনি। যেমন দেখুন, আপনি যদি খুশির কথা ভাবেন আপনি খুশি হবেন, আপনি যদি দুঃখের কথা ভাবেন আপনি কিন্তু দুঃখিত হবেন, আপনি যদি ভয়ের কথা ভাবেন আপনি ডেফিনেটলি আপনি ভীত হবেন, আপনি যদি মানে আপনার শরীরকে রুগ্ন হওয়ার কথা ভাবেন আপনার শরীরে রোগ আসতে বাধ্য, এবং আপনি যদি ভাবেন কি আমি এই কাজটা থেকে না ব্যর্থ হব, আপনাকে না ব্যর্থ হতে কেউ আটকাতে পারবে না। এবং আপনি যদি ভাবেন কি আপনি আত্মকরুণায় আচ্ছন্ন, দেখবেন আপনাকে কিন্তু সবাই এড়িয়ে চলবে, আপনার কাছের লোকও কিন্তু আপনাকে অ্যাভয়েড করবে, রাইট? তাহলে নিজেকে আপনি মানে আপনি নিজেকে যা মনে করেন আপনি তা নন, কিন্তু আপনি যা ভাবেন আপনি তাই। দেখুন, একটা খুব সুন্দর গল্প। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি না, কি দেখি বলুন তো, কোনো একজন ফিল্ম মেকার যখন কোনো হিরোকে বা হিরোইনকে তার ফিল্মে কাস্টিং করে, এবং ধরুন কোনো একজন হিরোকে একটা কোনো রোল দিল, এবং দেখবেন হিরো সেই রোলটাকে করার জন্য প্রথমে কি করে বলুন তো? হয়তো অনেকেই শুনেছেন, দেখবেন হিরো অনেকদিন ধরে নিজেকে তার মধ্যে আচ্ছন্ন করে নেয়। হয়তো ধরুন কাউকে কোনো একজন বেগার ভিখারির রোল করতে বলা হয়েছে, তিনি নিজে কিন্তু একজন ভিখারি কিভাবে করে তিনি কিন্তু নিজেও সেই জিনিসটাকে পালন করে। কখনো দেখবেন একজন ভদ্রলোক তাকে একজনের মানে পিতা রোল করা হয়েছে, সে এখনো পিতা হয়নি, সে কিন্তু নিজেকে সেভাবে নিজেকে মানে তার মধ্যে ঢেলে নেয়। অর্থাৎ তার মাইন্ডে কিন্তু সেটা নিয়ে তিনি তিনি মানে ভাবছেন বা কাজ করা শুরু হয়েছে। এবং এর ফলে কি হয় বলুন তো? এর ফলে সেই অ্যাক্টার সেই রোলটাকে অসাধারণ ভাবে নেয় হয়, এবং তারপরে ভাবুন সে তার পুরনো লাইফস্টাইলে ফিরে আসে। কাউকে দেখে কি মনে হয় এত বড় একজন ফিল্ম স্টার, এত বড় একজন অথচ এই ধরনের সে রোল করলো? এবং ভাবুন সেই রোলটা করার জন্য তার মাইন্ডে যেহেতু সেই রোলটাই নিয়ে সে ভেবেছিল, সে কিন্তু সেখানে তার ম্যাক্সিমাম বলে না সেই জি জান লাগিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা হয়, উনি সেটা করেন, এবং আলটিমেট কিন্তু আমরা তার আউটপুট খুব ভালোভাবে দেখতে পাই। এরকমই একটা ঘটনা, একটা ইয়াং ছেলে, সে একটা খুব ভালো প্রাইভেট সেক্টরে সার্ভিস করতো, এবং সেখানে সার্ভিস মানে করাকালীন তার মাথার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা তার মাথায় চলতো, এবং তার ফলে কি হলো না, তার মধ্যে স্নায়বিক রোগ তৈরি হয়, অর্থাৎ নার্ভের সমস্যা হওয়া শুরু হয়, এবং যার মেইন কারণ কিন্তু এই দুশ্চিন্তা। আচ্ছা উনি কি ধরনের দুশ্চিন্তা করতেন ভাবুন তো? তিনি ভাবতেন আমি না খুব রোগা হয়ে যাচ্ছি, আচ্ছা আমি সামনে বিয়ে করব, বিয়ের জন্য তো আমার কাছে সাফিসিয়েন্ট টাকা নেই, আচ্ছা আমার মাথা যদি চুল সব ঝরে যায় কি হবে, আচ্ছা আমি আমি যখন পিতা হব আমি কেমন পিতা হব, আচ্ছা আমি যাকে বিয়ে করব সেই তো সে যদি আমাকে ছেড়ে চলে যায়, এবং আলটিমেট এই ধরনের উদ্ভব কথাবার্তা। এবং সে ভাবতে লাগলো আচ্ছা আমি যদি এমনি করি আমার অফিসের লোকরা আমাকে কি ভাববে। এই ভাবতে ভাবতে বিভিন্ন ধরনের টেনশন আসার ফলে সে কিন্তু আলটিমেট ওই স্নায়বিক রোগে পরিণত হলো, এবং সেটা হওয়ার ফলে সে আলটিমেট কি দেখলো, কি সে সবার থেকেই না চিড়চিড় করছে, এবং সেখান থেকে সে আলটিমেট কি করলো বলুন তো, দুশ্চিন্তা থ্রু দিয়ে সে তার জবটাকে রিজাইন করে দিল, এবং তার ফলে সে আবার একটু সে বলে না এক ঘরে মানে একদম মানে এক কোণে মানে পড়ে থাকার মতো অবস্থা হয়, তার ক্ষেত্রে সেটাই ঘটলো। এবং শুধু তাই না, সে তার ফ্যামিলির সাথে আস্তে আস্তে কথা বলা এবং রিলেশন রাখা বা ওই করা বন্ধ করা শুরু করলো আর কি। এবং আলটিমেট বললাম না স্বভাবটা খিটখিটে হয়ে যাওয়া, সামান্য কোনো আওয়াজেই সে ভয় পাওয়া শুরু করে দিত, এবং মানে বিনা কারণেই সে মানে মানে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে চলে আসলো, কান্না পেত, এবং সে আলটিমেট ভাবলো এই লাইফটাকে শেষ করে দেওয়া উচিত, চলো না না, আমি নদীতে কি ঝাঁপ দিই। এবার ভাবুন সে হঠাৎ করে কোনো একটা সিচুয়েশনে এসে ভাবলো আচ্ছা আমি এখানে আর থাকবো না, এখান থেকে আমি দূরে অন্য কোথাও যাই, এবং সেখানে গিয়ে যদি আমার মনে হয় আমি সেখানেই কাজ করা শুরু করব। এই ভাবনা নিয়ে সে তার বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক জায়গায় যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকিট কাটলো,
সে যখন ট্রেনে উঠছে তখন তার বাবা তাকে একটা চিঠি তাকে দিলেন এবং বললেন, যখন তুমি সেখানে পৌঁছবে, পৌঁছানোর পরে তুমি চিঠিটা দেখো। সে আলটিমেট সেখানে পৌঁছালো। যে জায়গাতে সে পৌঁছলো সেটা হচ্ছে একটা টুরিস্ট প্লেস, এবং সেখানে গিয়ে সে দেখলো কি আলটিমেট সে অ্যাডভান্স যেহেতু হোটেল বুক করেনি, ওখানে তার জন্য কোনো বাড়তি হোটেল নেই, অর্থাৎ সে কোনো হোটেল পায়নি, সব হোটেল অলরেডি ফুল। সে বাধ্য হয়ে একটা গ্যারেজের মতো রুমে গিয়ে থাকলো, মানে সেখানে গিয়ে রাতের মতো থাকলো আর কি। সকালবেলায় উঠে সে জাহাজে মানে কাজ করতে যাবে, সেখানে গিয়ে দেখলো সেখানে তার জন্য কোনো কাজ নেই। সে দুঃখে আবার দেখলো ওখানে যে সিচুয়েশন ছিল এখানেও তার সেম সিচুয়েশন। সে সেখানে একটা ওই বললাম টুরিস্ট প্লেস, বিচের ধারে সমুদ্র সৈকতে সে বসে বসে থাকলো, এবং বসে বসে ভাবছে, আচ্ছা বাবা তো আমাকে একটা কাগজ দিয়েছিল, সে কাগজটায় কি লেখা আছে দেখি তো একটু। কাগজটা বের করে সে দেখে তার বাবা তাকে লিখেছে কি, দেখো তুমি কিন্তু এখন বাড়ি থেকে 1500 কিলোমিটার দূরে আছো, এবং শুধু তাই না, তোমার এখানে মানে বাড়িতে তোমাকে সিচুয়েশন ছিল, আমার মনে হয় ওখানেও তোমার সিচুয়েশনটা সেম, একই। তার মেন কারণ কি জানো? বাড়িতে যে কারণে তুমি এত খারাপ অবস্থায় ছিলে, তুমি তোমার সেই কারণটাকে বা তুমি সেই জিনিসটাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে গেছো, এবং সেটা হচ্ছে তুমি নিজে। তুমি যদি তোমার ভাবনা চিন্তা চেঞ্জ করতে না পারো, তুমি কিন্তু দিন মানে দিনের পর দিন এরকম ভাবে তোমার অবস্থা, শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। তো আমার কথাটা শোনো, নিজের মাইন্ড থেকে এই ধরনের সিচুয়েশন গুলোকে, চিন্তাগুলোকে দূর করো, এবং আবার তুমি এখানে ফিরে এসো, এবং তুমি দেখবে আবার তোমার কিন্তু কাজে মন লাগবে। এই কথাগুলো শুনে সে একদম সে তেলে বেগুনে জ্বলে যাওয়ার মতো অবস্থা আর কি। বাপরে, আমাকে আবার এইসব কথা বলছে আমার এই সিচুয়েশনে। সে ডিসিশন নিল আমি আর বাড়ি ফিরবো না, আমি বাড়ি যাবো না আর। এবং আলটিমেট সে সেখান থেকে উঠে রাগে আর রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলো। এবার হাঁটতে হাঁটতে বুঝতেই পারছেন খুব রোদ, সে ক্লান্ত হয়ে গেছে। দেখলো সামনে একটা চার্চের ওখানে একটা সভা হচ্ছে। সে দেখলো ওখানে গিয়ে একটু বসতে পাবো, সে চার্চের মধ্যে গিয়ে বসলো। এবং সেখানে গিয়ে ওখানের ধরুন যে ফাদার, তিনি একটা কথা বললেন, বললেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি হয়তো শহরকে জয় করেছেন, তার থেকেও কিন্তু শক্তিশালী বা বলবান হচ্ছে যে তার নিজের আত্মাকে জয় করতে পেরেছে। অর্থাৎ নিজেকে, আপনি নিজের ভাবনাটাকে জয় করতে শিখুন। এই কথাগুলো যখন সে শুনছিল তার মনে পড়ছিল তার বাবা তাকে যে কথাগুলো বলছিল, কথাগুলো কিন্তু হুবহু ম্যাচ করে যাচ্ছে। এবং তার মাইন্ডের মধ্যে সাডেনলি বলে না, সাডেনলি একটা তার মাইন্ডের মধ্যে চিপচিয়ে নিল, এবং তার ভেতরের যত তার মনের মধ্যে যত অপরিষ্কার বা যত তার নোংরা আবর্জনা ছিল সেটাকে সে ত্যাগ করলো। এবং ত্যাগ করার পর সে নিজেই ফিল করতে লাগলো সে কিরকম বোকা বোকা কাজ করেছে। এবং আলটিমেট সে ডিসিশন কি নিল, কি অ্যাকচুয়ালিতে আমি পুরো বিশ্ব বা আমার সারাউন্ডিং লোককে চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই, চেঞ্জ করতে হবে আমার মনের ভেতরের লেন্সটাকে। এবং পরের দিন সে আবার পাততাড়ি গুটিয়ে বাড়ি ফিরে আসার জন্য সে ডিসিশন নিল। এবং বাড়ি ফিরে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে আবার তার সে পুরোনো জব জয়েন করলো, এবং সে আবার তার কয়েক মাস পরে সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করলো যাকে সে হারিয়ে যাওয়ার ভয় পেয়েছিল। এবং আলটিমেট তার দুখানা বাচ্চা হলো এবং তার একটা সুখী এবং হ্যাপি ফ্যামিলি। তাহলে জাস্ট ভালো করে ভেবে দেখুন, মানে আমাদের যেটা মনের শান্তি, যেটাকে নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি এবং যেখান থেকে আমরা আনন্দ পাই, সেটাই হচ্ছে আসল। আমি কোথায় আছি, আমাদের কি আছে, বা আমরা ধরুন এগুলোর উপরে নির্ভর করে না। দুটো ঘটনা বললে ব্যাপারটা ফিল করতে পারবেন। একজন বয়স্ক মানুষ, হঠাৎ করে তাকে ফাঁসি মানে তাকে ফাঁসির সাজা শোনানো হলো। কেন? না তিনি কৃতদাসদেরকে মানে বিদ্রোহ করতে উনি উস্কিয়েছেন, এবং শুধু তাই না, অস্ত্রাগার সেটাকে লুট করতে তিনি হেল্প করেছেন, এই জন্য তাকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছে। এবার ভাবুন তিনি যখন যখন তাকে ফাঁসির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাকে ওই শবধারের উপরে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তো যখন তাকে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে তার যে মানে আপনার রক্ষী, কারাধ্যক্ষ, সে এরকম ডিপ্রেশনের শিকার। সে তার ভাবুন, সে ওকে নিয়ে যাচ্ছে ফাঁসি দেওয়ার জন্য, অথচ সে নিজে ডিপ্রেশনে ভুগছে। সে ভাবছে মানে যেমন হয় আর কি ডিপ্রেশন হলে পরে। কিন্তু এই ভদ্রলোক, তিনি কিন্তু শান্ত এবং তিনি কিন্তু উত্তেজক, মানে কোনো তার মনের মধ্যে কোনো উত্তেজনার কোনো ব্যাপার নেই। এবং যখন তাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফাঁসির জন্য, তিনি দুপাশের দৃশ্যটা দেখছেন এবং ভাবছেন, আহা, এই জায়গাটা এত সুন্দর দেখতে, আমি আগে কখনো এই ব্যাপারটাকে তো খেয়ালই করিনি। কিছুক্ষণ পরে তার ফাঁসি হবে, তার মাথার মধ্যে কিন্তু এগুলো চলছে। আরেকটা ঘটনা ভাবুন, একজন ভদ্রলোক তার বেশ কিছু বন্ধুকে নিয়ে দক্ষিণ মেরুতে ঘুরতে গেছে। বুঝতেই পারছেন ঠান্ডার জায়গা, একে তো পাহাড় বরফ, তার উপরে একদম ঠান্ডা, মাইনাসে টেম্পারেচার। আলটিমেট তার বন্ধুর দলকে নিয়ে সেখানে পৌঁছেছে। পৌঁছানোর পরে তারা কিন্তু সেখানে গিয়ে আলটিমেট পৌঁছে বীরত্ব পৌঁছে গেছি, এবার ব্যাক করে আসতে হবে। ব্যাক করার সময় তারা ফিল করছে কি আমরা মনে হচ্ছে এখান থেকে মানে ফিরে যেতে পারবো না, কারণ এই ফেরার পথটা খুব দুর্লভ। কেন দুর্লভ? তার কারণ হচ্ছে কি, না তাদের কাছে খাবার শেষ। তারা এক প্ল্যানিং করে খাবার নিয়েছিল, তাদের কাছে কোনো খাবার নেই আর, তাদের কাছে জ্বালানিও নেই। তারা কি কোনো যদি খাবারের প্ল্যান করতে পারে আর কি। এবং শুধু তাই না, লাস্ট 11 দিন ধরে তুষার ঝড় এতটাই হচ্ছে, তারা ওখান থেকে আদৌ ফিরে আসবে কিনা তারা ভাবতে পারছে না। এবং তারা বুঝে গেল কি এখান থেকে আর ফিরে আসার কোনো চান্স নেই, এখানেই মৃত্যু অবধারিত।
এবং তারা কি করে সঙ্গে কিছুটা আফিম রাখে, কেন বলুন তো? যেন আমরা একটু শান্তির ঘুমে মানে মানে আমরা আলটিমেটলি মরে যেতে চাই। অর্থাৎ ওই যে আফিম খেয়ে শুলো ওই আর যেন না উঠতে হয়, এই জন্য সঙ্গে তারা কিছু নিয়ে আসে। বাট তারা ডিসিশন নিল, আচ্ছা আফিম খেয়ে কেন, লাস্ট মোমেন্টটা আমরা এনজয় করে কাটাই। অর্থাৎ তারা সেখানে গান বাজনা করে তারা সেই ব্যাপারটাকে তারা আলটিমেট মারা গেল। এবার এই ঘটনাটা জানা গেল কি করে, কি তারা আফিম না খেয়ে গান বাজনা করে মারা গেছে। এই ঘটনার মোটামুটি 8-10 মাস পরে কিছু অনুসন্ধানকারী টিম যখন সেখানে গেল, এবং সেখানে গিয়ে যখন তারা সেই ডেড বডি গুলোর পাশে একটা বিদায়ী পত্র ছিল, এবং সেখানে দেখলো এই ঘটনা লেখা আছে। তবে ভাবুন, আমাদের সাহস এবং প্রশান্তির যে সৃষ্টিশীল ভাবনা যেটাকে লালন করা হচ্ছে, এবং ভাবুন সেটাতে ফাঁসি কাটে যাওয়ার পথেও মানে একজন শবাধারের উপরে বসেও কিন্তু সারাউন্ডিং এর যে দৃশ্য সেটাকে সে এনজয় করছে। অথবা যে ধরুন অনাহারে শীতে যে মারা যাবে, সেও কিনা লাস্ট মোমেন্টে আপনার উল্লাসের গান বাজিয়ে তাবু কিন্তু আরামসে কিন্তু ভরিয়ে ফেলেছে। তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি বলুন তো, আমরা যা ভাববো, আমাদের থিঙ্কিং, তার উপর ডিপেন্ড করছে আমরা কি করতে চাইছি। দেখুন দুজন খুব বিখ্যাত ব্যক্তি, আমি নাম বলবো, খুব বিখ্যাত। একজন হচ্ছে নেপোলিয়ান, একজন হচ্ছে হেলেন কেলার। দুজনকে আমরা খুব ভালোভাবে জানি। এবার দেখুন আমি কেন এই দুজন ব্যক্তিত্বের নাম বললাম। একজন মানুষের লাইফে যে ধরনের আকাঙ্ক্ষা হয় তার সবগুলোই কিন্তু নেপোলিয়নের কাছে ছিল। যেমন কি বলুন তো, গৌরব, ক্ষমতা, ধন দৌলত সবকিছুই। তবুও তিনি তার বিভিন্ন সভাতে একটা কথা বলতেন, কি বলুন তো, আমি 6টা দিনও কন্টিনিউ আনন্দে থাকতে পারিনি। অন্যদিকে হেলেন কেলার আমরা জানি, যিনি কিন্তু অন্ধ, বধির, মুখ মানে কথা বলতে পারেন না, বোবা, তিনি পর্যন্ত বলছেন জীবনের এই সময়টা যতদিন আমি বেঁচে আছি এখনো পর্যন্ত, যত মানে আমার জন্ম থেকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত, এটা হচ্ছে এই জীবনটাকে আমাকে এত সুন্দর লেগেছে না, আমি ভগবানের কাছে প্রে করি এত ভালো আমাকে জীবন দেওয়ার জন্য। তাহলে ভাবুন এই অর্ধ শতাব্দীর জীবনযাপন থেকে যে জিনিসটা আমরা শিখি সেটা অ্যাকচুয়ালি কি বলুন তো, সেটা হচ্ছে আপনি নিজে ছাড়া অন্য কিছু আপনাকে শান্তি এনে দিতে পারে না। আপনি নিজে ছাড়া অন্য কোনো জিনিসই আপনার মাইন্ডে কিন্তু আপনাকে শান্তি এনে দিতে পারে না। এবং এখানে দেখুন একটা সিম্পল জিনিস, সেটা হচ্ছে কি বলুন তো, বলছে আপনি আপনার মনকে বুঝিয়েছেন কি, দেখো শুধু নিজেকে যদি চেঞ্জ করতে হয় না, আবেগকে বদলালেই চলবে না, তার সাথে আমাকে না সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপ করতে হবে। কিরকম? যেমন ধরুন আপনি আপনার মনের মধ্যে থেকে না প্রফুল্লতা, হাসি খুশি আপনি হারিয়ে ফেলেছেন। কিভাবে সেটাকে নিয়ে আসবেন? আপনি ফার্স্টে একদম ধরুন আপনি লেথার্জি মেরে পড়ে আপনি শুয়ে আছেন, আপনি উঠে শক্ত হয়ে বসুন, মানে নিজেকে একদম টান টান করে বসা। বসে পরে আপনি কিন্তু আপনার কানটাকে চড়া করে মাইন্ডের মধ্যে ভাবুন, আমি কিন্তু আগে মানে আপনি এমন কিছু কাজ করেছেন বা করে চলেছেন কন্টিনিউয়াসলি, যাতে কিন্তু আপনার অবলম্বন করে। খারাপ দিন গেছে, আপনি বাড়িতে এসেছেন বিধ্বস্ত হয়ে, মুখটা পুরো একদম গোমড়া মতো। আপনি এক কাজ করবেন, আপনি সবার প্রথমে একটা জোরে শ্বাস নেবেন, এবং তারপরে আপনি মানে চেয়ারের উপরে বসবেন একদম টান টান হয়ে, এবং চেষ্টা করবেন খুব জোরে হাসতে, এবং তার সাথে চেষ্টা করবেন গান করতে। এই সিচুয়েশনে যদি গান মুখ থেকে না বেরোয়, চেষ্টা করুন না শীষ দিতে, যেমন করে হয় হয় না করুন, অথবা চেষ্টা করুন মনের মধ্যে গুনগুন গুনগুন করে গান করতে। আপনি দেখবেন যখনই আপনি এই প্রক্রিয়াগুলো করবেন না, যে কারণে আপনার মুখটা গোমড়া মুখ, দেখবেন সেটা কিন্তু আর থাকবে না। আপনার কিন্তু মুখের ওই সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হবেই, হতে বাধ্য। প্র্যাকটিক্যালি করে দেখুন, বুঝতে পারবেন। তাহলে দেখুন এখান থেকে আমরা যে শিখগুলো নিলাম, যেগুলো আমাদের প্রতিদিন করা প্রয়োজন, প্রতিদিন সকালে উঠে কিছু শিখ আছে, একটু মন দিয়ে শুনবেন শিখগুলো আর কি। প্রথমেই বলছে আজকের জন্য আমি সুখী হব। এবার মাথায় রাখবেন, যতটা আপনি সুখী চান আপনি ততটাই সুখী হবেন। আপনি যদি কম চান কম সুখী হবেন, যদি আপনি বেশি চান বেশি সুখী হবেন। আপনি ডিসিশন নিন, কম চাইবেন না বেশি চাইবেন। নেক্সট, আপনার কাছে যেটুকু আছে সেটাতেই আপনি খুশি থাকুন। আপনার আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি, কিন্তু যেটুকু আপনার কাছে আছে, আপনার ফ্যামিলি, আপনার আত্মীয় পরিস্বজন, আপনার কাজকর্ম, সেটার সাথে মানিয়ে নিন। সেটা যেটা আপনি আপনার কাছে, সেটা সেটা ভেবে যেটুকু আছে সেটাকে খারাপ করবেন না। নেক্সট, আপনার শরীরের অবশ্যই যত্ন নেবেন, তার জন্য পুষ্টিকর খাবার খান, তার জন্য আপনি অনুশীলন করুন, শরীরকে যত্ন করুন, এবং এবং শরীরকে কিন্তু মানে অযত্ন বা অবহেলা করবেন না। নেক্সট, আপনি সবসময় আপনার মনকে শক্তিশালী করুন, এবং মাথার মধ্যে রাখুন আমি আজকে কিছু শিখবো। মানসিকভাবে নিষ্কর্মা হবেন না, এবং এমন কাজ করুন যেখান থেকে আপনি আপনার প্রয়াস, চিন্তা এবং একাগ্রতা সেই কাজের থ্রু দিয়ে আপনি করতে পারেন।
নেক্সট কি হচ্ছে, আপনি আপনার আত্মাকে 3 ভাবে অনুশীলন করুন। প্রথমত, আপনি কারোর জন্য কোনো ভালো কাজ করুন, করবো না করুন সেই দিনে। এবং নেক্সট, এমন দুটো জিনিস যেটা আপনার করা প্রয়োজন আপনি করছেন না, সেগুলোকেও কিন্তু করুন। নেক্সট কি করতে হবে, নিজে অমায়িক হন। মানে সবার সাথে নিচু স্বরে কথা বলা, মানে ভলিউমটাকে ডাউন করে কথা বলা আর কি। ভদ্রভাবে কাজ করা। প্রশংসার ক্ষেত্রে উদার হন। সমালোচনা থেকে সমালোচনা করবেন না, ওখান থেকে দূরে চলে আসুন। কারোর কাজে কোনো ভুল ত্রুটি খুঁজবেন না। এবং কাউকে কখনো কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবেন না, কি না একে আমাকে কন্ট্রোল করে রাখতে হবে, প্লিজ কখনোই করবেন না। রাইট? এবং নেক্সট হচ্ছে কি বলুন তো, শুধু আজকের দিনটাতেই বাঁচবো এবং সারা দিনের বা সারা সপ্তাহের সমস্যা সেটাকে মনের মধ্যে নিয়ে পড়ে ওইটুকু সময়টা খারাপ করবেন না। মাথায় রাখুন, আমি আজকের দিনটার জন্য যেন হাসি খুশি থাকতে পারি। পুরো সারা সপ্তাহের সমস্যা নিয়ে মাথাকে টেনশন, মানে টেনশন ভরে রাখবেন না। নেক্সট কি করবেন না, সবসময় একটা কার্যক্রম করুন এবং সেটা লিখে রাখুন এবং প্রতি ঘন্টায় সেটাকে চেক করুন কি আমি সকাল থেকে যে কাজগুলো আজকে করবো বলে ঠিক করেছি, নোট করুন এবং প্রতি ঘন্টায় সেগুলো ম্যাচ করান কি এগুলো সেগুলো কতটা করলাম, কতটা করা হয়নি, কতটা বাকি আছে। আলটিমেট কি করবেন, অবশ্যই নিজের জন্য ½ সময় রাখুন। সেই সময়টা নিজেকে দিন এবং আরাম করুন। প্রয়োজন হলে সেই সময়টাতে আপনি ঈশ্বরের কথাও ভাবতে পারেন। এবং আলটিমেট সবসময় নিজেকে এইভাবে নির্ভয় দিন, সেটা হচ্ছে কি, আমি ভয় পাবো না সুখী হতে। কেন সুখী হতে ভয় পাবো? আমি সুখী থাকবো। এবং শুধু তাই না, আপনার মানে যে জিনিসটা সুন্দর তাকে উপভোগ করুন, তাকে ভালোবাসুন। যাদের থেকে আপনি ভালোবাসা পাওয়া এক্সপেক্ট করছেন, এটা ভাববেন না সে আপনাকে ভালোবাসে না, সেটাকে ফিল করুন তারাও আপনাকে ভালোবাসছে এবং এটাকে বিশ্বাস করুন। এর ফলে কি হবে জানেন, আপনার সুখ শান্তির যে একটা মানবিক আচরণ, সেইটাকে তৈরি করতে গেলে সবসময় কি করতে হবে আপনাকে, প্রফুল্ল ভাবে ভাবুন এবং কাজ করুন। আপনি কিন্তু প্রফুল্ল অনুভব করবেন। এইভাবেই কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা এখানে শেষ হয়। নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে কথা বলবো, সেই চ্যাপ্টারে আমি জাস্ট নামটা বলে রাখি, প্রতিশোধ গ্রহণের উচ্চ মূল্য। জানতে গেলে পরের মঙ্গলবার ঠিক 9টার সময়। আজকের মতো এটুকুই। সবাই খুব ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট অ্যান্ড ব্যাক টু হোস্ট। অসাধারণ অসাধারণ অর্ণব, আপনারা ডিজিটালি ক্ল্যাপিং দিতেই পারেন। চ্যাট বক্স ওপেন আছে, আপনারা আপনাদের মতামত জানাতে পারেন আপনাদের স্পিকারের কথা কেমন লাগছে। আমরা একদম শেষ পর্যায়ে चले গেছি, एकदम अंतिम पड़ाव में आ गए। आज ग्रेटिट्यूड का दिन है, तो उसके लिए मैं सही पर्सन को बुला लेते हैं। सत्यन जी, स्टेज इज योर्स। Thank you, Suman ji. I am audible. यस, ऑडिबल। थैंक यू। तो आज अर्नव ने इतना बेहतरीन टिप्स दिया आप लोगों को कि किस तरह चिंता को हम लोग मार सकते, बीट कर सकते हैं। और सुशांतो जी ने कितना बेहतरीन डेप्थ नॉलेज दिया आपके हेल्थ को ठीक करने का, ट्रांसफॉर्म करने का। चलिए, तो अब वक्त हो चला है ग्रेटिट्यूड पे करने का। ग्रेटिट्यूड मतलब कि आभार प्रकट करना, और आभार क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसका हमें हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए, डेली प्रकट करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आभार प्रकट करना शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके पास भी जो भी जैसे भी आप आभार प्रकट करते हैं कीजिएगा, लेकिन जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आभार प्रकट करने का, ग्रेटिट्यूड पे करने का। तो सबसे पहले हम आभार प्रकट करते हैं ईश्वर को, माता पिता को, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया है, आज के बेहतरीन दिन को, जिसमें सुबह खूबसूरत हुई, सूर्य की किरणें थी, उस किरणों ने मुझे ऊर्जावान बनाया। मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मेरी आती जाती सांसों का, जो मुझे जीवन दे रही है। मेरे शरीर का, जिसके साथ मैं ये जीवन जिया हूँ। मेरी आंखों को, जिससे मैं ये खूबसूरत दुनिया देख पा रहा हूँ। मेरे कानों को, जिससे मैं हर सबकी बात सुन पाता हूँ। मेरी आवाज को, जिससे माध्यम से मैं अपने दिल की आवाज दूसरे तक पहुंचा सकता हूँ। मेरे हाथों को, जो मुझे कार्य करने में मदद करते हैं। मेरे पैरों को, जो आगे चलने में, आगे बढ़ने में मुझे मदद करते हैं। मेरी असीमित बुद्धि को, जो मुझे सही निर्णय लेने में मदद करती है। मेरे सुंदर मन को, जिसमें सकारात्मक विचार आते हैं और मैं सकारात्मक इंसान बनता चला जाता हूँ। इस प्रकृति ने मुझे हवा, पानी, भोजन दिया है, इसके लिए प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे टीममेट्स है,
इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। मेरे पास अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है, इसके लिए भी धन्यवाद। मैंने आज तक जो भी सफलता पाई है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। मुझे सफल बनाने के लिए जितने भी लोग मेरे साथ हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, गुरुओं का, मेंटर्स का, उन सबका धन्यवाद। मेरे साथ बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव हुए हैं, उन सभी अनुभवों का अनुभव धन्यवाद। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, उन उतार चढ़ावों ने मुझे अंदर से मजबूत बनाया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अंदर जो आगे बढ़ने का मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन का धन्यवाद। मेरे अंदर जो ताकत है, आत्मविश्वास है, उत्साह है, मैं उन सब का आभारी हूँ। मैं उन सभी शक्तियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद मेरे मन की शांति के लिए, आराम के लिए और सुकून की नींद के लिए, जिससे जो मुझे कल के एक बेहतरीन दिन के लिए फिर से तैयार करने जा रहा है। तो इन सभी आभार के साथ मैं यहाँ ग्रेटिट्यूड करता हूँ। आपका दिन शुभ शुभ रात्रि।